हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लेनेट। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये रिप्रोडक्शन होता है किस तरह से, क्या क्या है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? मैनी प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस व्हेन एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीफ, स्टेम और रूट इज प्लांटेड इन सोयल। तो प्लांट्स क्या होते हैं, कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। कई बार अगर आप उसके लीफ को जो है लगाएंगे तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नया प्लांट बन जाते हैं स्टेम से या रूट से। ठीक है, अलग अलग तरह से हैं। दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ कैन यू ऑब्जर्व एंड लिस्ट सम प्लांट अराउंड यू डेट ग्रो दिस वे। तो क्या आप कोई प्लांट्स के बारे में बता सकते हैं जो इस तरह से ग्रो करते हैं। यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है कि हाउ डू बैम्बू एंड शुगर केन ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स। तो वो कैसे नए प्लांट में ग्रो करते हैं। आई हैव नेवर सीन देयर सीड्स, मैंने तो आज तक उनके सीड्स भी नहीं देखे। सो एक एक्टिविटी है यहाँ पर, टेक सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम कटिंग ऑफ मनी प्लांट का जो आप स्टेम कट कर सकते हैं। द आइज ऑफ अ स्प्राउटेड पटैटो, जो स्प्राउटेड पोटैटो होता है उसका क्या ले लेंगे, आइज आप ले सकते हैं, और अ पीस ऑफ जिंजर, इनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। प्लांट ईच ऑफ देम सेपरेटली इन मॉइस्ट सोइल, हर एक को क्या करना है आपको अलग से मॉइस्ट सोइल में, मॉइस्ट मतलब थोड़ी सी जो गीली होती है उसमें प्लांट कर देना है, ज़्यादा गहरा नहीं। फॉर मनी प्लांट के लिए क्या करना है, यू कैन जस्ट पुट अ कटिंग इन ग्रास कंटेनर, जो कट किया आपने उसको एक ग्लास कंटेनर में डालना है, विच मेक्स इट ईजी टू ऑब्जर्व, जिससे आप उसको ईजिली देख पाएंगे। मेक श्योर दे गेट ऑल द कंडीशन दे नीड टू ग्रो। अब किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, क्या है, वाटर, एयर एंड सनलाइट। तो आपको मेक श्योर करना है कि सारे कंडीशन उनके पास हो। वॉच देम एवरी डे, उनको हर दिन देखो। एंड नोट हाउ मैनी डेज इट टेक्स फॉर रूट्स, स्टेम एंड लीव्स टू अपीयर, और चेक करना है कि कितने दिन लगे उनके रूट्स आने में, स्टेम्प आने पर या लीव्स आने पर। ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन द फर्स्ट न्यू प्लांट्स अपीयर, और साथ में देखना है कि जब पहला प्लांट अपीयर हुआ वहाँ पर, वो भी आपको चेक करना है। नाउ एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है, नॉट जस्ट प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स नहीं, माइक्रोब्स एंड सिंपल एनिमल्स, जो सिंपल एनिमल्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं असेक्सुअली। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड अमीबा डिवाइडेड इंटू 2 आइडेंटिकल सेल, तो वो क्या होते हैं, 2 आइडेंटिकल सेल में इंडिविजुअली डिवाइड होते हैं। सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गाई कैन रीग्रो, वो क्या करते हैं, रीग्रो हो सकते हैं फ्रॉम स्मॉल कट पार्ट्स, छोटे से कट पार्ट से भी। हाइड्रा अनदर सिंपल एनिमल ग्रो टाइनी बर्ड्स ऑन इट्स बॉडी, उनके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं उनकी बॉडी पर, डेट ब्रेक्स ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, जो बाद में टूट जाते हैं, ब्रेक ऑफ हो जाते हैं और नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। प्लेनेरिया अ टाइप ऑफ फ्लैट वॉर्म, जो फ्लैट वॉर्म की तरह होते हैं, कैन रीग्रो फ्रॉम अ फ्रेगनेंट ऑफ इस बॉडी, जो बॉडी अपनी ही बॉडी के फ्रेगनेंट से वो ग्रो करते हैं। साइंटिस्ट स्टडी दिस ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड रीजनरेशन इन एनिमल, तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में बहुत स्टडी किया कि किस तरह से ये होता है, ताकि वो जो है रीजनरेशन को एनिमल में समझ सके। नेक्स्ट आता है, अभी हमने पढ़ा असेक्सुअल, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यूजुअली कॉल्ड मेल एंड फीमेल। दिस इज ईजी टू ऑब्जर्व इन एनिमल्स में ईजिली देख सकते हैं। बट डिड यू नो इवन फ्लावरिंग प्लांट्स हैव मेल एंड फीमेल पार्ट, जो फ्लावर्स होते हैं उनमें भी मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट ऑल्सो हैव 2 मेटिंग टाइप्स, जो बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें भी 2 मेटिंग टाइप्स होते हैं, डेट एक्ट्स लाइक 2 पेरेंट्स, जो 2 पेरेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। स्पेशल सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल सेल क्या है। यू माइट वंडर, आप सोचते होंगे, बोथ पेरेंट्स पास ऑन देयर जेनेटिक मटेरियल फॉर मेकिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब क्या करते हैं, दोनों पेरेंट अपने जो जेनेटिक मटेरियल हैं उसको नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए अपनी जेनेटिक चीज़ें पास करते हैं। वॉन्ट द चाइल्ड एंड अप विद द डबल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो क्या अगर 2 पेरेंट अपने दोनों जेनेटिक भेज रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो चाइल्ड के पास जो है 2 अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन डबल डबल टाइप का होगा। एंड वुड नॉट दिस कीप डबलिंग एवरी जनरेशन, और इस तरह से चलते रहेंगे तो हर एक जनरेशन में डबल डबल होता रहेगा। सो दिस डज नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ईच पेरेंट मेक्स स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स, हर एक पेरेंट का स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल होता है। अगर 2 पेरेंट है तो उनमें से स्पेशलाइज ये वाला उस पेरेंट से जाएगा और दूसरा दूसरे पेरेंट से, कॉल्ड जेमेट्स।
दीज कैरी ओनली हाफ ऑफ द पेरेंट जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या है, एक पेरेंट के हाफ जो है जेनेटिक मटेरियल होते हैं। व्हेन मेल एंड फीमेल जेमेट्स ज्वाइन, जब वो एक साथ मिलते हैं, दे फॉर्म अ न्यू सेल, वो एक नया सेल बनाते हैं विद अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें कंप्लीट सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट। जैसे ही दो पेरेंट है तो हाफ यहाँ से आएंगे और हाफ यहाँ से, और नया सेल जो है एक बनेगा। नाउ बेबीज डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक देयर मदर और फादर, तो बेबीज जो है बिल्कुल एग्जैक्टली मदर फादर जैसे नहीं दिखते। इवन ब्रदर एंड सिस्टर इन द सेम फैमिली कैन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यहाँ तक कि जो भाई बहन है वो भी हो सकता है सेम फैमिली में हो लेकिन अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। दिस इज बिकॉज, अब ये क्यों होता है, एवरी बेबी गेट्स अ मिक्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स थ्रू जेमेट्स, क्योंकि हर एक बेबी को जो है, हर एक बच्चा जो होता है उसको मिक्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है दोनों पेरेंट्स से अलग अलग। ईच जेमेट्स कैरीज अ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हर एक जेमेट में अलग तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं फॉर थिंग्स, अब कौन सी चीज़ों के लिए, जैसे कि आई कलर है, हेयर टाइप है, और इस तरह की हर एक के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन होती हैं। दीज इंस्ट्रक्शन मिक्स इन डिफरेंट वेज, अब ये इंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से मिलती हैं, हाफ मदर की आई हाफ फादर की, अब जब ये मिक्स होती है तो अलग अलग तरीके से सारी मिक्स होती हैं। व्हेन द स्पर्म एंड एग्स जॉइन टू फॉर्म अ बेबी, अब जब स्पर्म और एग जो होते हैं, जब वो बेबी को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए जॉइन होते हैं, तो अलग अलग तरीके से ये मिक्स होती हैं। दीज इंस्ट्रक्शन मिक्स इन डिफरेंट वे ईच टाइम, ये इंस्ट्रक्शन हर बार अलग वे से मिक्स होती हैं। सो ईच चाइल्ड इज यूनिक, तो हर एक बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है। नो वंडर वन चाइल्ड में इनहेरिट नो सिमिलर टू मदर, हो सकता है कि एक बच्चे की नाक बिल्कुल मम्मी की जैसी हो, एंड अनदर में इनहेरिट आई सिमिलर टू फादर, और दूसरे की जो है आंखें पापा की जैसी हो। तो ये हर एक चीज़ जो है डिपेंड करती है इंस्ट्रक्शन पे। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन विच पीसेज ऑफ द पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन बुक सेट केम टुगेदर। तो ये डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शन का जो बुक सेट बना हुआ था वो कौन सा जो है उस बच्चे के पास आया, जो पेरेंट्स का एक साथ बना है वो। नाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में कैसे होता है। सो प्लांट्स यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर फ्लावर टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल, तो क्या करते हैं, प्लांट जो है अलग अलग पार्ट जो है यूज़ करते हैं मेल और फीमेल जेमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए। पोलन ग्रेन फाउंड इनसाइड द एंथर, जो पोलन ग्रेन होते हैं जो एंथर के अंदर होते हैं, तो ये उल्वे होता है, ये एंथर है, ठीक है। एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ऑफ अ फ्लावर आर द मेल जेमेट्स, ये क्या होते हैं, मेल जेमेट्स होते हैं। वाइल जो ओलिव्स वाला पार्ट होता है फाउंड डीप इनसाइड द फ्लावर, जो बहुत अंदर होता है, आर द फीमेल जेमेट्स। पोलन इज कैरिड टू अनदर फ्लावर बाय विंड, अब पोलन क्या होता है, अलग अलग फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा सकता है, लेकिन कैसे, हवा से, या जो इंसेक्ट उनके ऊपर, फॉर एग्जांपल जो इंसेक्ट इनके ऊपर बैठे तो वो जो पोलन है इससे उनके पाँव से लग जाएगा, जब ये दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो उनके पास चला जाता है। और एनिमल्स अलग अलग तरह से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन, इसे क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। एंड व्हेन द मेल एंड फीमेल जेमेट्स कंबाइन, अब ये जब दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं, इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फॉर्मिंग अ जायोट डेट बिकम्स द सीड, जाइट बनता है जिससे एक सीड बनता है। द फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो फ्लैशी पार्ट होता है फ्लावर का अराउंड द ओलिव डेवलप इनटू अ फ्रूट, तो वो क्या होता है, डेवलप हो जाता है एज अ फ्रूट। When birds और एनिमल ईट द फ्रूट, अब बर्ड्स और एनिमल क्या करते हैं, वो फ्रूट को खाते हैं। द सीड ओफन गेट ड्रॉप्ड, अब वो फ्रूट खा रहे हैं लेकिन सीड तो नहीं खाते ना, वो गिर जाता है कहीं पर फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट। अ हेल्पफुल वे फॉर प्लांट टू स्प्रेड, अब इस तरह से जो है प्लांट, अब देखो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनिमल या बर्ड ने वो फ्रूट खाया तो उसके जो बीज हैं, जो सीड हैं, वो अब ये तो नहीं कि वो वहीं खड़े होके खाते या वहीं पर खा रहे, वो कहीं दूसरी जगह भी खा सकते हैं, ठीक है। तो वो जहाँ पर जाते जाते खाते हैं वो बीज को कहीं भी गिरा देंगे, जिसकी वजह से उसको क्या है, फैलने का, स्प्रेड होने का जो है हेल्पफुल रहता है प्लांट्स के लिए। That's how a banyan seed dropped by a bird that eat a fruit and extracted the seed। अब इसी तरह से जो एक बेनियन सीड है वो क्या होगा, किसी बर्ड ने खाया है, वो खाया उसको और वो ड्रॉप हो गया, डेट ईट अ फ्रूट, उन्होंने फ्रूट खाया था और एक्सर्ट कर दिया उसको, सीड को। माइट स्प्राउट, वो स्प्राउट हो सकता है इन अ क्रैक इन अ वोल आफ्टर द रेन, बारिश के बाद हो सकता है कि कहीं वोल के अंदर वो गिर गया होगा खाते खाते, तो वहाँ से भी वो निकलना शुरू हो जाता है, वहाँ से भी ग्रो होता है। व्हेन सीड्स गेट वाटर, अब सीड को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। अब जो पुराने जो घर बने होते थे उनमें क्या मिट्टी से बनाते थे, तो मिट्टी भी उन्हें मिल गई और पानी भी उन्हें मिल गया बारिश की वजह से, सनलाइट तो मिल ही रही, तो वो ग्रो कर गए। दे यूज्ड स्टोर न्यूट्रिएंट टू ग्रो रूट्स,
तो सीड को जब पानी मिलता है तो उनके अंदर जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी वजह से वो अपनी रूट्स ग्रो करते हैं और शूट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर इन ग्रेड 6 यू हैव स्टडीड द जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपने देखा जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है। व्हेन यू ऑब्जर्व टाइनी शूट्स एंड द फर्स्ट लीव्स अपीयर, किस तरह से जो छोटे छोटे उसमें से शूट्स होते हैं और उसके बाद पहला अपीयर लीव आता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो इन एनिमल्स जेमेट्स आर कोल्ड द स्पर्म। इन्हें क्या बोला जाता है? स्पर्म जो मेल में होते हैं और एग्स जो है फीमेल में होते हैं। फर्टिलाइजेशन में टेक प्लेस इन वाटर। अब फर्टिलाइजेशन वाटर में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल फिश और फ्रॉग इजेक्ट करते हैं किसको? स्पर्म को और एग्स को रिस्पेक्टिवली। मेल क्या करेंगे? स्पर्म इजेक्ट करेंगे और फीमेल एग्स। इनटू द वाटर में ही करेंगे। वेयर दे कंबाइन टू फॉर्म द जाइट्स, जहाँ पर वो क्या करते हैं? अब देखो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये एग सेल है, ये स्पर्म है, ये मेल का पार्ट है, ये फीमेल का पार्ट है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जायगोटे। सो वेयर दे कंबाइन टू फॉर्म इनटू द जायगोट, तो क्या बना देते हैं? फिर जायगोट बना देते हैं। सो इन दीज एनिमल्स द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट, तो इसकी जो डेवलपमेंट होती है इनटू द एम्ब्रियो ऑल्सो टेक प्लेस इन वाटर। वो सारी चीज़ें जो है पानी के अंदर ही होती है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन स्पर्म आर डिपोजिट इनसाइड द फीमेल। जो स्पर्म होता है वो फीमेल के अंदर ही डिपोजिट किया जाता है। और फर्टिलाइजेशन भी टेक्स प्लेस व्हेन द स्पर्म स्विम टुवार्ड्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल। और इसमें भी वैसे ही होगा, जब एग के अंदर ये स्पर्म जाएगा और ये जो है फीमेल के अंदर ही होगा, वहीं पर ये डेवलप होता है, फर्टिलाइज होता है, वहीं पर वो फर्टिलाइज होगा। आफ्टर दिस स्टेप, इसके बाद क्या होगा? बर्ड्स एंड मैमल्स फॉलो डिफरेंट प्रोसेस, हर एक का अलग अलग प्रोसेस होता है। इन बर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है जायगोट, इज लेड बाय द फीमेल। फीमेल जो है उनके ऊपर बैठती है, लेड करती है उन्हें, ताकि वो गर्म रहे और जो है जो फॉर्मेशन है बेबी का वो हो सके। द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट इनटू एम्ब्रियो, अब वो क्या बनेगा? डेवलपमेंट होता है जायगोट का एम्ब्रियो में। हैपन, ये कब होगा? आफ्टर द एग इज लेड ड्यूरिंग द हैचिंग प्रोसेस। तो हैचिंग प्रोसेस में जब उसके ऊपर उसको लेड किया जाता है, ले किया जाता है, उसके बाद ही ये सब होता है। थिंक अबाउट हाउ मच फूड द फीमेल पेरेंट हैड टू पुट इन टू ईच एग। अब ये सोचो कि ये जो एग है को कितना फूड देना होगा फीमेल पेरेंट को ताकि वो अच्छे से डेवलप कर पाए। इट हैज़ टू लास्ट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो अनटिल इट्स हैचेस। और ये कब से है? जब वो स्टार्टिंग होती है एम्ब्रियो की, तब से लेकर जब तक वो हैच नहीं हो जाता, उसमें से बच्चे निकल नहीं आते, तब तक। दिस इज़ वन स्ट्रेटजी टू एंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। सो एक स्ट्रेटजी है जिसमें जो है न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है, किसमें? एम्ब्रियो में। इन द मोस्ट मैमल, ज़्यादातर जो मैमल है, द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट, जो डेवलपमेंट है जायगोट की इनटू एम्ब्रियो टेक प्लेस, ये मोस्टली कहाँ होती है? मैमल्स की बात हो रही है यहाँ पर। फीमेल की बॉडी के अंदर ही सारा प्रोसेस होता है। द मदर्स बॉडी प्रोवाइड सारा फूड एंड ऑक्सीजन, जो है बेबी को जो ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है जब तक कि वो पैदा नहीं हो जाते, सारी प्रोसेस कहाँ होती है? फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। दिस इज़ डिफरेंट वे ऑफ गिविंग न्यूट्रिशन। अब ये अलग तरीका है न्यूट्रिशन देने का टू द डेवलपिंग बेबी कंपेयर टू एनिमल्स। अगर आप इसको कंपेयर करें एनिमल से, लाइक बर्ड्स जो क्या करते हैं? एग को ले करते हैं। वट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वंस वर्सेज लेइंग एग। अब इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है जो बेबी को बर्थ दे रहे हैं या फिर जो एग ले करते हैं, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डू यू थिंक एनिमल्स लाइक डॉग्स, काउज और ह्यूमंस कुड ले एग्स लाइक बर्ड्स? तो आपको क्या लगता है जो डॉग्स हैं, काउज हैं, ह्यूमंस हैं, वो भी जो हैं एग को इसी तरह से ले कर सकते हैं बर्ड्स की तरह? वाई और वाई नॉट? क्यों कर सकते हैं तो क्यों और क्यों नहीं? नाउ नेक्स्ट है, व्हाट आर द थ्रेट्स टू लाइफ ऑन अर्थ। तो जो अर्थ है उस पर जो लाइफ हमारी चल रही है उसके लिए खतरा क्या क्या चीज़ें हैं? वी नो डैट लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन अ डेलिकेट बैलेंस। तो एक डेलिकेट बैलेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की, जो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, बहुत ही डेलिकेट है। और इसी पे जो है जो अर्थ जो लाइफ है अर्थ पे वो डिपेंड करती है। बट ह्यूमन एक्शंस आर डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस, लेकिन जो ह्यूमंस के एक्शन है वो इस चीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इवन स्मॉल चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल और द ओजोन लेयर कैन पुट लाइफ एट रिस्क। तो मतलब जो छोटी छोटी चेंजेस हैं जो हमें लग रहा है कि इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, हर एक चीज़ अगर छोटा सा भी चेंज होगा ग्लोबल टेम्परेचर में, ऑक्सीजन के लेवल में या ओजोन लेयर में, तो इससे भी जो है लाइफ जो यहाँ पर अर्थ पर है वो रिस्क में आ सकती है। टुडे द बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंज डेट वी फेस, जो सबसे ज़्यादा हम फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो है क्लाइमेट चेंज। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है और पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है ये, टुगेदर नोन एज द ट्रिपल
पेलेंट्री क्राइसिस जिसे बोला जाता है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये जो है क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, दिस ट्रैप इवन मोर हीट। अब देखो ग्रीन हाउस में क्या होता है, जो सनलाइट आती है वो उसको अपने अंदर ट्रैप करके रखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, तो सनलाइट को बाहर नहीं जाने देता है। और वो काम कौन करता है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है ये। अब जो हम कोयल और ऑयल रिलीज करते हैं, मतलब उनको जब जलाते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बहुत ज़्यादा निकलती है, तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो बढ़ जाएंगी। अब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ गई तो वो क्या करेंगी, जो सन से वो आ रही हैं, हीट आ रही है, उसको ज़्यादा ट्रैप करेंगे, और ज़्यादा ट्रैप करेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो मोर हीट इन द एटमोसफेयर विच कोजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इससे बनेगी। नॉर्मली अर्थ कीप्स अ बैलेंस। अर्थ क्या करती है, बैलेंस रखती है, सिंस ट्रीज प्लांट्स एंड इवन टाइनी ओशन प्लैंक्टन्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं एज दे ग्रो, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं। बट व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, अब नेचुरली अगर कार्बन डाइऑक्साइड है जितनी है, अगर उतनी ही रहे तो नेचर जो है उसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लेती है प्लांट से या बाकी चीज़ों का यूज़ करके। लेकिन जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा कार्बन लेकर आ रहे हैं, डेट हैज़ बिन लॉक्ड अंडरग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, जो बहुत सालों से जो है ग्राउंड के अंदर ही थी। अर्थ क्या है, कैन नॉट ऑब्जॉर्व दिस फास्ट इनफ, और इसको इतनी जल्दी वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगी। सो द हीट्स बिल्ड अप, हीट्स जो बढ़ती रहेगी। इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन मेल्ट आइस कैप्स। अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा टेम्परेचर में तो आइस कैप क्या होंगी, मेल्ट हो जाएंगी। रेज सी लेवल बढ़ जाएगा, विच कुड फ्लड मैनी कोस्टल सिटीज़, जिसकी वजह से सी के आसपास की जो सिटीज़ हैं उनमें बाढ़ आ सकती है। कोज एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और ज़्यादा जो है वेदर कंडीशन होंगी। एंड लीड टू मैनी प्लांट्स, और बहुत ज़्यादा जो हैं प्लांट्स और एनिमल है वो डिसअपेयर हो जाएंगे। दिस लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर, अब जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं टेम्परेचर के अंदर, रेनफॉल में और वेदर पैटर्न में, इन्हें हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। व्हेन नेचुरल हैबिटेट्स, जो नेचुरल हैबिटेट्स है उनको अगर डिस्ट्रॉय किया जाएगा, प्लांट्स को, एनिमल्स, अगर इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वहाँ की जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी डिसअपेयर हो जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एज वी सो इन द चैप्टर 12, जैसे कि हमने चैप्टर 12 में देखा, इफ ग्रासेस वेनिसेस, अगर ग्रास जो है वेनिस हो गए, एनिमल्स डेट फीड ऑन देम, अब जो एनिमल उसको खाते हैं लाइक डियर और ग्रास होपर, वो भी स्ट्रगल करेंगे सर्वाइव करने के लिए। एंड विदाउट हर्बीवर्स, और बिना हर्बीवर्स के, यानी कि जो प्लांट्स को खाते हैं, प्रेडेक्टर है जैसे कि टाइगर और फोक्सेस, लूज देयर फूड, वो अपना फूड जो है लूज कर देंगे। एवरी टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स हैज़ अ रोल, जितनी भी लिविंग थिंग है इसके ऊपर, उन सब की अपनी अपनी लाइफ है। एंड लूजिंग इवन अ फ्यू वीकन नेचर एबिलिटी, यहाँ हमको लगेगा कि उनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो बहुत वीक है, उनकी क्या ही ज़रूरत है। लेकिन फ्यू वीकन कुछ भी अगर आप वहाँ करते हैं तो वो नेचर की जो एबिलिटी है सपोर्ट करने की लाइफ को, वो लूज़ हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। नाउ पोल्यूशन एड्स टू द प्रॉब्लम। अब पोल्यूशन तो इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। एयर पोल्यूशन जो फैक्ट्रीज से, व्हीकल से और बर्निंग फ्यूल से होता है, हार्म करता है किसको, बोथ फ्यूल एंड द नेचर को भी और लोगों को भी। इट कैन कोज, ये कोज करता है क्या, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, क्रॉप डैमेज होती है, एंड लीड टू स्मोक एंड एसिड रेन, और उससे क्या होता है, स्मोक ज़्यादा होती है और एसिड रेन होती है। ठीक है। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है हर एक चीज़, फ्रॉम क्रॉप ग्रोथ एंड वाटर सप्लाई टू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड ह्यूमन हेल्थ। अब क्लाइमेट चेंज से हर एक चीज़ अफेक्ट होती है, क्रॉप ग्रोथ कम हो जाती है, वाटर सप्लाई है जो वाइल्ड लाइफ के लिए, हैबिटेट्स और ह्यूमन हेल्थ, हर एक चीज़ के लिए सारी चीज़ें जिम्मेवार हैं। टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, अब अर्थ पे लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड टू कट पोल्यूशन, हमें पोल्यूशन कम करना होगा, क्लीनर एनर्जी यूज़ करनी होगी और वाइजर चॉइसेस हमारी होनी चाहिए। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट लाइफ ऑन अर्थ फ्लरिश, लाइफ जो है अर्थ के ऊपर वो फ्लरिश करेगी, अच्छी होगी विद इन अ डेलिकेट बैलेंस, जब बैलेंस बना रहेगा, सपोर्टेड बाय इंटरडिपेंडेंट नेचुरल सिस्टम से, जब वो बैलेंस बना रहेगा तभी जो है अर्थ पे जो है लाइफ सस्टेन कर सकती है, बढ़ सकती है, ग्रो कर सकती है। However, this balance is increasingly threatened by human action. लेकिन ये जो बैलेंस है इसको सबसे ज़्यादा जो थ्रेट कर रहा है वो क्या है, ह्यूमंस के जो एक्शन है वो। फॉर एग्जाम्पल अ लिटल लेस और मोर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, और अ लिटल लोअर और हाइयर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और अ लिटल लेस
ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फेयर कुड एंडेंजर लाइफ ऑन द अर्थ। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा या बड़ी हो जाएगी, कम, ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे भी जो है अर्थ पे लाइफ वो डेंजर में आ सकती है। सो हैव यू एवर हर्ड ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव मेड ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ग्लोबल एग्रीमेंट उन्होंने बनाए हैं, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में था, हेल्प्ड रिड्यूस हार्मफुल केमिकल, जिन्होंने क्या किया, हेल्प की कि हम जो है केमिकल जो है हार्मफुल उसको रिड्यूस करेंगे, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC, अलाउिंग द ओजोन लेयर टू स्लोली रिकवर, ताकि जो ओजोन लेयर है जो थोड़ी सी खराब हो गई या उसमें छेद हो गया उसको रिकवर किया जाए। द अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था लेड टू इंटरनेशनल एफर्ट, जिसमें इंटरनेशनल एफर्ट हुए ताकि क्लाइमेट चेंज हो सके और बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। लेटर द कोयोटो प्रोटोकॉल जो 2005 में था और पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में था, कमिटेड कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। द पेरिस एग्रीमेंट जिसने सेट किया गोल को कि ग्लोबल वार्मिंग को हम जितना उसके कम लेकर आएंगे एट द लेवल ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। बट एज ऑफ 2025, लेकिन 2025 तक द वर्ल्ड इज नॉट ऑन द ट्रैक टू मीट द गोल। मतलब ये सब चीज़ें की, तो ट्राई भी किया, लेकिन उस गोल तक हम नहीं पहुंचे जो हमने उस टाइम पे सोचा था। मच मोर एक्शन इज नीडेड, अब बहुत सारे एक्शन की ज़रूरत है टू अवॉइड एनी मोर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके। वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन आर सीरियस थ्रेट टू लाइफ। अब जो एयर पोल्यूशन तो हमने देखा, लेकिन वाटर और सॉइल पोल्यूशन जो है वो भी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। फैक्ट्रीज, फार्म एंड प्लास्टिक वेस्ट हार्म एक्वेटिक लाइफ एंड मेक वाटर अनसेफ। अब जो फैक्ट्री है, फार्म है, प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, उनकी सारी चीज़ें कहाँ डाली जाती है, पानी के अंदर, जिसकी वजह से जो एक्टिव एक्वेटिक लाइफ है और जो पानी है, उन दोनों ही चीज़ें क्या हो जाती हैं, बहुत अनसेफ हो जाती हैं। एक्सेस फर्टिलाइजर्स एंड पुअर वेस्ट डिस्पोजल पोल्यूट सोइल, मिट्टी को भी वो जो है पोल्यूट करता है, रिड्यूस कर देता है क्रॉप की यील्ड को एंड स्प्रेड हार्मफुल सब्सटेंस थ्रू द फूड चेन। अब इतने ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र डाले जाएंगे, मिट्टी खराब है, उससे जो क्रॉप है वो कम आ रही है एक तो, और वो क्रॉप अगर हम खाएंगे तो उससे जो खाना है वो भी तो खराब ही होगा। प्रोटेक्टिंग देम रिक्वायर बेटर वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसके लिए हमें वेस्ट मैनेजमेंट सही करना होगा, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस करनी होगी। वी हैव सीन अबव, अब हमने ऊपर देखा, डेट ऑल द अर्थ सिस्टम्स सच एज हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड जियोस्फेयर आर कनेक्टेड। सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। सो डैमेज टू वन, अगर आप एक को भी डैमेज करेंगे, अफेक्ट द अदर, वो दूसरे को भी अफेक्ट करेंगे। प्रोटेक्टिंग द क्लाइमेट, अब जो है क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए मीन्स कटिंग डाउन ऑन ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें क्लाइमेट बचाना है तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो हम रीन्यूएबल एनर्जी हैं उनको यूज़ करके ग्रीन हाउस की गैसेस को कट डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इम्प्रूविंग एनर्जी यूज़ एंड चूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे टू ट्रैवल। एट द सेम टाइम इसी तरह से प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना चाहते हैं, इज़ की, ये भी की है, एज डाइवर्स इकोसिस्टम आर स्ट्रोंगर एंड मोर बैलेंस, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रोंग है और बैलेंस्ड है। लोकल कम्युनिटीज़ कैन प्ले अ बिग रोल, ये एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकते हैं, इन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबली, जिसमें जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से ढंग से यूज़ करते हैं। हर एक इंसान हेल्प कर सकता है। रीयूजिंग, रिपेयरिंग एंड रिसाइकलिंग आइटम लाइक क्लोथ्स एंड प्लास्टिक रिड्यूस करते हैं पोल्यूशन को और वेस्ट को। स्मॉल एक्शन लाइक सेविंग एनर्जी एंड वाटर एड्स अप, वो भी क्या करेंगे, एडअप हो सकते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो बाद में बहुत मैटर करेंगी। लर्निंग मोर एंड शेयरिंग आइडियाज़, ज़्यादा चीज़ें सीखना, आइडियाज़ को शेयर करना एंड इनक्रेज करना अदर्स को, ताकि उनसे डिफरेंस आ सके, चीज़ें बदल सके। So in conclusion, sustaining life on earth need action from all of us। तो इसको ज़रूरत है, actions की ज़रूरत है हम सब से, from local communities to global leader। By working together and living responsibly, we can protect this unique planet and its future। और जब हम सब लोग एक साथ काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबली काम करेंगे या रहेंगे, तो हम जो है पूरा उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्लानट को और इसके फ्यूचर को। नाउ जो अब तक हमने पढ़ा उसका स्नैपशॉट। अवर अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में एंड इट्स सपोर्ट्स लाइफ, और वो लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ ऑर्बिट द सन एट अ डिस्टेंस, अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट, जहाँ पर टेम्परेचर ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा।
विच अलाउस वाटर, जो अलाउ करता है वाटर को टू एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, जिसकी वजह से वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है. दिस रीजन इज कॉल्ड द हैबिटेबल जोन. इसे क्या बोला जाता है? हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन. फर्दर द अर्थ ऑर्बिट द सन इन अ नियरली सर्कुलर वे में जो है वो चक्कर लगाता है, एंश्योरिंग दैट द अर्थ इज नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द ईयर. तो किसी पार्ट में ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. द अर्थ ग्रेविटी इनफ है, मतलब इतनी ही चाहिए टू नॉट लेट एटमोसफेयर स्केप इन टू द स्पेस, जिसकी वजह से एटमोसफेयर जो उसके चारों तरफ ही रहता है, ना तो अंदर आ रहा है ना ही स्पेस में चला जा रहा है. इट इज़ ऑल्सो नॉट टू हाई, और ना ही ये ज़्यादा ऊपर है, वेयर क्रिएचर वुड बी क्रस्ड. अगर ये ज़्यादा होता तो क्रिएचर जो है मतलब एटमोसफेयर इतना पास आ जाता कि जो लोग रहते हैं उनको वो क्रश कर देता बाय देयर ओन वेट, अपने ही वेट से. प्रेजेंस ऑफ ओजोन, अब ओजोन की प्रेजेंस से इन द एटमोसफेयर प्रिवेंट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. अब ओजोन की वजह से क्या होता है, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जिसे हम यूवी रेज हैं, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. द मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ का, वो शील्ड इसको बचाता है या शील्ड की तरह काम करता है, इट फ्रॉम हाई एनर्जी पार्टिकल्स डैट वुड अदरवाइज हिट द अर्थ, जो हो सकता है कि अदरवाइज हिट करते अर्थ को, डिस्ट्रॉय कर देते लाइफ को. द एटमोसफेयर कंसिस्टिंग ऑफ एयर, मतलब उसके अंदर क्या है, एटमोसफेयर में एयर है, हाइड्रोस्फेयर में वाटर, जियोस्फेयर जिसमें सॉलिड पार्ट है अर्थ का, एंड बायोस्फेयर जिसमें कंसिस्ट है लाइफ. वो इंटरेक्ट करते हैं, टुगेदर सस्टेन करते हैं लाइफ को अर्थ पे. रिप्रोडक्शन इज असेंशियल, बहुत ज़रूरी है टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, जिसकी वजह से लाइफ की कंटिन्यूटी अर्थ पर चलती रहती है. रिप्रोडक्शन किसी भी तरह से हो सकता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल को डेट आर एग्जैक्ट कॉपी, वो उनके एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेक इट पॉसिबल, वो पॉसिबल बनाता है फॉर न्यू क्रिएचर्स टू अपीयर इन द फॉलोइंग जनरेशन, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में न्यू फीचर्स आ सकते हैं. इन डिफरेंट एनिमल, अलग अलग एनिमल में द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट इनटू अ एम्ब्रियो टेक प्लेस आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी. तो एनिमल्स में क्या होता है, जो जायगोट होता है वो बॉडी के अंदर भी बन सकता है और बाहर भी हो सकता है. क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन आर थ्रेटनिंग लाइफ ऑन अर्थ, तो ये लाइफ को जो है थ्रेटन कर रहे हैं अर्थ पर. टुगेदर दीज चैलेंजेस आर नोन एज द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस. उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन मेजर रीजन मार्स कैन नॉट करंटली सपोर्ट लाइफ लाइक अर्थ. तो क्यों जो है मार्स पे लाइफ जो है अर्थ की तरह नहीं सपोर्ट कर रहा है. सो answer will be it lacks a thick atmosphere and liquid water. Mars currently have a very thin atmosphere that cannot hold heat, वो heat को hold नहीं कर सकता, और stable जो है liquid water नहीं है on the surface. Without thick atmosphere and liquid water, conditions are too cold and dry for most Earth-like life. Which of these is an example of geodiversity? कौन सा है? So different landforms like mountain, valley and desert. Geodiversity refers to the variety of rocks, soil and landforms. Different landforms such as mountains, valley and deserts are clear example of geodiversity because they create distinct habitats and landscapes. If the earth were smaller with the same density, तो क्या होता? So it would escape into space due to weak gravity. So a smaller earth मतलब उसकी gravity भी कम है and would find it harder to hold on to gases. तो वो gases को hold करके नहीं रख पाते. And over time atmosphere जो है वो क्या होता? escape हो जाता, space में चला जाता, leaving the planet thin aired and less able to support liquid water and life. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाई आर ऑफ स्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो क्यों है? बिकॉज दे गेट मिक्सड इंस्ट्रक्शन मिलती है, मिक्सड जीन्स मिलते हैं उन्हें दोनों पेरेंट्स से. इसीलिए ऑफ स्प्रिंग रिसीव करते हैं कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, दोनों कम्बिनेशन मिलता है उन्हें दोनों पेरेंट्स की जीन्स का फ्रॉम बोथ पेरेंट बाय द फ्यूजन ऑफ द जेमेट्स. दिस मिक्सिंग, अब ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इंडिविजुअल डेट शेयर ट्रेड्स लाइक बोथ पेरेंट्स बट आर नॉट आइडेंटिकल टू अदर्स. लेकिन दोनों के बिल्कुल सेम नहीं होते कि दोनों में से किसी के बिल्कुल एक के जैसा हो गया, विच क्रिएट्स वेरिएशन इन द पॉपुलेशन. सो यू नोटिस टाइनी ग्रीन प्लांट्स ग्रोइंग इन क्रैक ऑफ योर स्कूल वॉल आफ्टर द मानसून. तो आपने ये देखा, वेयर डू यू थिंक द सीड केम फ्रॉम. तो सीड वहाँ पर कहाँ से आया और कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से वो प्लांट ग्रो कर रहा है. सो द सीड मोस्ट लाइकली अराइव्ड फ्रॉम नियर बाय प्लांट्स कैरिड बाय विंड्स, बर्ड्स और इंसेक्ट. सो कोई नियर बाय प्लांट से आया होगा, विंड, एयर या बर्ड्स या फिर इंसेक्ट से.
मॉनसून प्रोवाइड मॉइस्चर मिला उससे, जिसकी वजह से नीडेड फॉर जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। क्रैक ट्रैप्ड सम डस्ट एंड ऑर्गेनाइज मैटर, तो उसे जो चीज़ें चाहिए थी उसमें डस्ट वगैरह और ऑर्गेनाइज जो मैटर है वो उसने मिल गए। सप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर, तो थोड़े थोड़े उसे न्यूट्रिएंट और शेल्टर मिल गया। सनलाइट और एयर है एट द वॉल सरफेस अलाउ किया सीडलिंग को टू फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस कर पाया और ग्रो हुआ। टुगेदर मॉइस्चर ट्रैप्ड सोयल सीड्स एंड सनलाइट फॉर्म्ड अ स्मॉल फेवरेबल माइक्रो हैबिटेट, तो उसके लिए एक छोटी सी जगह बना दी ग्रो करने के लिए। अ सिटी हैज़ रिसेंटली कट डाउन अ लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्ट टू बिल्ड न्यू रोड्स और बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत बड़े पैच को कट डाउन कर दिया उन्होंने। डिस्कस द पॉसिबल इफेक्ट दिस कुड हैव ऑन द लोकल क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी, तो इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। हाउ माइट दिस अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी इन द एरिया। सो लोकल क्लाइमेट पे क्या होंगे, रिमूविंग ट्री रिड्यूस क्या होगा, शेड नहीं होगा, एव ट्रांसपरेशन भी नहीं होगा, ओफन रेजिंग लोकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो उसका लोकल रेनफॉल जो पैटर्न है वो अल्टर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। दिस में मेक कंडीशन ड्रायर एंड होटर, तो एक तरह से क्या हो गया, बारिश कम हो सकती है और उनका जो एरिया है वो ज़्यादा गर्म रहेगा। बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट होगा, क्लियरिंग फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हैबिटेट एंड फूड सोर्सेज कोजिंग लॉस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज बहुत कम हो जाएंगे। रिड्यूस हो जाएगी ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, मैनी एनिमल्स में बी फोर्स्ड, अब उनके लिए जगह ही नहीं है तो एक तरह से उन्हें फोर्स किया गया मूव करने के लिए, या फिर वो वहीं पर मर जाएंगे। इफेक्ट ऑन वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, ट्रीज हेल्प रिटेन सोइल एंड वाटर, एंड उनके बिना क्या होगा, सोइल इरोजन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है कम होगा एंड लीड्स टू लेस रिलायबल वाटर सप्लाईज। एडोर्ड सोइल क्या होगी, कैन एंटर रिवर एंड लेक्स मेकिंग वाटर मडी, पानी ज़्यादा मडी हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगी उसकी क्वालिटी फॉर ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। अ फ्रेंड से द अर्थ हैज़ ऑलवेज हैज़ क्लाइमेट चेंज इन द पास्ट, सो टूडेज ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग न्यू। हाउ कुड यू रिस्पॉन्ड यूजिंग दैट you have learnt in this and other chapters of your science book. सो इट इज़ ट्रू, ये सही है डेट अर्थ हैज़ हैड नेचुरल क्लाइमेट चेंजेस इन द पास्ट, होते रहे हैं। हाउएवर करंट ग्लोबल वार्मिंग डिफरेंट है बिकॉज इट इज़ हैपनिंग मच फास्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है। और क्यों हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा है, सच एज ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जलाए जा रहे हैं, डिफोरेस्ट्रेशन हो रहा है। दिस एक्टिविटी इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज का लेवल जो एटमोसफेयर में वो बढ़ रहा है, विच ट्रैप मोर हीट, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है और वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। द रैपिड रेट एंड ह्यूमन कोज में टूडेज वार्निंग अ सीरियस प्रॉब्लम, अब जो रैपिड रेट है रेट जो है बढ़ता जा रहा है ये गैसेज का, और जो ह्यूमंस की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक सीरियस प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहे हैं, जिसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है टू रिड्यूस एमिशन एंड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। इमेजिन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड सडनली डिसअपियर, what kind of problem could arise for earth on life. So without the magnetic field, अगर magnetic field नहीं है, charged particles जो है from the sun and cosmic rays would strike the atmosphere more directly, तो sun rays हैं या cosmic ray हैं वो directly जो है atmosphere को क्या करेंगी, strike करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, this could lead to gradual loss of atmosphere, डैमेज हो जाएगा ओजोन लेयर का, और हायर लेवल जो हार्मफुल रेडिएशन है एट द सरफेस वो होंगी। द रिजल्ट वुड बी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लिविंग सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज रिस्क हो जाएगा किसके लिए, जो लिविंग सेल्स हैं उनके लिए, जैसे कि हाइयर कैंसर रिस्क इसमें ज़्यादा होगा। हार्म टू प्लांट्स और एनिमल को भी दिक्कत होगी। डिस्ट्रप्शन ऑफ सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ओवर लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक सच चेंजेस वुड मेक अर्थ लेस हॉस्पिटेबल फॉर लाइफ, इसकी वजह से लंबे टाइम तक जो है लाइफ जो है यहाँ सस्टेन नहीं कर पाएगी। नाउ you are tasked with designing a new settlement for humans on Mars. Name 3 things you would need to recreate from Earth to support life, human life there. तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको वहाँ चाहिए? Which of these do you think is the hardest replicate? So liquid water for drinking, hygiene and growing food, breathable atmosphere and oxygen rich environment, and a sustainable pressure for human respiration, temperature control and shelter, habitats that keep temperature and pressure stable and protect from radiation. So hardest to replicate, hardest क्या होगा, a stable breathable atmosphere
इज़ लाइकली द मोस्ट डिफिकल्ट, ये सबसे डिफिकल्ट है। मार्स के एटमोसफेयर में क्या है, बहुत थिन एंड मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड है। सो क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन अर्थ लाइक मिक्स एट अ राइट प्रेशर फॉर अ होल सेटलमेंट while protecting it from leaks, solar radiation and long term loss is a major technological and logistic challenge। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा जो एटमोसफेयर वाला वहाँ पर है, क्योंकि अर्थ पे बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ विलेज द टेम्परेचर हैज़ बिन इंक्रीज कर रहा है, रेनफॉल जो है अनप्रिडिक्टेबल है कुछ सालों से। वट कुड बी कोजिंग दिस चेंज, ये क्यों हो रहा है? सजेस्ट टू वेज द विलेज विल कुड अडेप्ट टू दिस न्यू कंडीशन। कोज क्या हो सकते हैं? द चेंजेस कुड बी ड्यू टू द ब्रॉडर क्लाइमेट चेंज, जो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बढ़ गया है, और लोकल फैक्टर्स जो हैं डिफोरेस्ट्रेशन और लैंड यूज चेंजेस, जिसकी वजह से लोकल क्लाइमेट चेंज हुआ है और वाटर साइकिल भी चेंज हुआ है। अब क्या अडोप्ट कर सकते हैं वो, इसके लिए अडेप्टेशन क्या है? वाटर कंजर्वेशन, बिल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्मॉल चेक डैम्स टू स्टोर वाटर व्हेन इट फॉल्स एंड यूज इट ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड जब होगा उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्लांट ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, यूज मल्चिंग एंड ड्रिप इरीगेशन टू सेव वाटर एंड अडोप्ट सोइल कंजर्वेशन यूज़ करना है ताकि प्रैक्टिस हो सके टू रिटेन मॉइस्चर, ताकि मॉइस्चर को रिटेन करके रखा जा सके। इफ़ देयर वर नो एटमोसफेयर ऑन द अर्थ, अगर एटमोसफेयर ही नहीं है अर्थ पे, वुड इट अफेक्ट लाइफ, क्या लाइफ को अफेक्ट करेगा टेम्परेचर को और वाटर ऑन द प्लैनेट? सो एक्सप्लेन। विदाउट एन एटमोसफेयर, बिना एटमोसफेयर के लाइफ का क्या होगा? मोस्ट लाइफ फॉर्म वुड नॉट सर्वाइव ही नहीं करेंगे, बिकॉज देयर वुड बी नो ब्रीदेबल एयर ही नहीं होगी ब्रीथ करने के लिए, एंड नो प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, और हार्मफुल जो है सोलर रेडिएशन ज़्यादा हो जाएंगे, उनसे भी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा। टेम्परेचर क्या होगा? देयर वुड बी एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर स्विंग होंगे। दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, गर्मी होगी, और फ्रीजिंग एट नाइट, और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी बिकॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ठीक है, एंड एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन है वो मॉडरेट टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं होगा, अपसेंट ही हो जाएगा एक तरह से। वाटर, लिक्विड वाटर कुड नॉट परसिस्ट, रहेगा ही नहीं। इट वुड आइदर फ्रीज, या तो फ्रीज होगा या फिर एवोपरेट हो जाएगा, स्पेस में चला जाएगा बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। अब लो प्रेशर की वजह से, एंड लैक ऑफ एटमोस्फेरिक वाटर वेपर एंड ए नॉर्मल वाटर साइकिल, तो ये कुछ भी चीज़ नहीं होगी, पानी या तो फ्रीज रहेगा या फिर एवोपरेट हो जाएगा। डिस्कस 5 एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव propagation. So vegetative propagation is a form of asexual reproduction in plants when new plants grow from the parts of the parent plant से grow करते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। अ स्टेम जो है कट किया जाता है, नोड फ्रॉम रूट्स, एंड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर और सोइल एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट में ग्रो करती है। पोटैटो, स्प्राउटेड आइज जो होती है उन पोटैटो ट्यूबर पर कैन बी प्लांटेड, उनको प्लांट किया जा सकता है। ईच आई ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जिंजर, पीसीज ऑफ जिंजर रिजोमा विद बर्ड्स, तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है। व्हेन प्लांटेड प्रोड्यूस न्यू शूट्स एंड रूट्स। शुगर केन, स्टेम्प कटिंग कंटेनिंग, अब जो उनकी स्टेम्प है उनको आप कट कर सकते हैं। नोड्स आर प्लांट्स, उनको प्लांट किया जाता है। ईच नोड कैन फॉर्म रूट्स, हर एक नोड जो अपनी रूट बनाएगी और नए प्लांट में खुद को ग्रो करती है। बैम्बू स्प्रेड करता है थ्रू अंडरग्राउंड रिजमोस एंड स्टेम सेक्शन से वो ग्रो करते हैं, डेट डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट्स। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, और ये लास्ट चैप्टर था, इसके साथ आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।